हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दो तीन टॉपिक आपको कवर करा दिए, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे उत्तक। उत्तक के संबंध में इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था जंतु उत्तक के बारे में। तो आज हमारा ये जो वीडियो है वो रहेगा पादप उत्तक से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि आपके प्रीवियस वीडियो रहा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पादप उत्तक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आधा कवर करेंगे, यानी 50 क्वेश्चंस तक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसका एक और नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, जिसमें हम लोग पादप उत्तक सेकेंड पार्ट करके उसमें बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नांकित चित्र दिया गया ए और बी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले जो दृढ़ोत्तक है, जिसे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं, को दर्शाते हैं। फिर भी उनकी संरचनाएं अलग अलग क्यों हैं? यानी एक तरफ यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा तरफ ये देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ए जो है, ये जो दर्शाया जा रहा है वो अनुप्रस्थ काट को दर्शाता है, और जो बी है वो अनुदैर्ध्य काट को दर्शाता है। इस वजह से दोनों में अंतर है। सेकेंड क्वेश्चन है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रेजिन और गोंद। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो रेजिन और गोंद, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया, और मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन पर मैंने इससे पहले के 3 वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया फ्री वाले सेक्शन में। फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन है हमारे एप्लीकेशन पर, वहाँ पर जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी के जो भी एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो उसको प्रिंट कराना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो मैंने पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया है। पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया पौधे के जाइलम वाहिनियों द्वारा ही होती है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वे कह रहा है कि पौधों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पौधों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, कि कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद जो है अपशिष्ट उत्पाद यानी कि रेजिन के रूप में संचित होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन किन भागों तक पहुंचाया जाता है? जैसे कि पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार जो भोजन होता है, जो हम जानते हैं कि जाइलम जल के लिए जल का संवहन करता है, उस तरह से फ्लोएम जो होता है वो फ्लोएम के माध्यम से जो भोजन होता है, तैयार भोजन को पौधे के भिन्न भिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। तो किस किस भाग में जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जड़ों, बीजों, फलों और बीजोत्तक तक पहुँचता है। तो यहाँ पर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होती है? यानी किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होता है? तो कोलिनकाइमा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। कोलिनकाइमा कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होता है। ये कोशिकाएं संवहनी उत्तक को समर्थन प्रदान करती है तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोलिनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, इन्हें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है, यानी इनमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। राइट, नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य की बात करें तो फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग यानी एटीपी द्वारा होता है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी सही है। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो हम सी को टिक करेंगे। इसके बारे में यहाँ पे जो कि दिया गया जो कि ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। तो लिग्निन जो होता है, लिग्निन ऑप्शन डी होगा। लिग्निन ये जलरोधी बनाता है। देखिए यहाँ पे लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन 1
महत्वपूर्ण कार्बन बहुलक है जो कि कुछ विशिष्ट कोशिकाओं को कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होती है। इसके कई जैविक कार्य जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन, विभिन्न तनाव का प्रतिरोध करना। तो आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ें। अगला प्रश्न है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो हमने ऊपर में तो क्वेश्चन एक देखा था कि पुराने जाइलम में होता है, ठीक है, पुराने जाइलम में, जो कि गोंद के बारे में हमने देखा था। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को जो कि संग्रहित करते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है। तो फ्लोएम जो होता है वो किसका परिवहन करता है। तो हमने देखा कि पोषकों का, यानी जो बनने के बाद भोजन होते हैं, भोजन को अलग अलग भागों में पहुंचाता है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है, जबकि जाइलम जो होता है, जाइलम द्वारा जल और उसमें खुले लवणों का संवहन होता है। फ्लोएम सजीव ऊतक होते हैं, इसमें मुख्यतः चलती नलिकाएं होती हैं। चालन नलिकाएं किसका भाग है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा चालन नलिकाएं जो है वो फ्लोएम का भाग होता है, ठीक है, फ्लोएम का भाग होता है। अगला प्रश्न पे नज़र डालते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया। संवहनी ऊतक, ठीक है, संवहनी ऊतक ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इस टाइप का जो प्रश्न था वो हमने ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियो में भी देखा था, पिछले वाली वीडियो में। इसका सही आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। जैसे कि ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, जबकि जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब कि मृत कोशिकाओं को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है, यानी पादपों में गतिशीलता तो होती नहीं है, इसलिए उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इन दो कारणों से हम यहाँ पे कहेंगे कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। राल, ठीक है, राल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छे से पढ़ेंगे राल या फिर इसको रेजिन कहते हैं, रेजिन गोंद, आप इसके बारे में ऊपर में देखे थे। क्वेश्चंस घुमा करके पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन ही मान सकते हैं कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर कहाँ संचित होते हैं, कहाँ संग्रहित होते हैं। तो पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण के बाद बनने वाला जो पौधों के लिए भोजन होगा वो पत्तियों में तो इनका रसोई घर होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और इसे हरित लवक आप ये सब तो जानते ही हैं। तो पत्तियों में निर्माण होने के बाद पादप के अन्य भागों तक परिवहन जो होता है वो कौन करता है, फ्लोएम का कार्य होता है ये, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चलानी पट्टिकाएँ किस में पाई जाती हैं। ऊपर में मैंने आपको ये बताया था, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि चालन जो नलिकाएं हैं, चलानी नलिकाएं, कई तरह से लिखा जाता है। तो ये किसका भाग होता है, फ्लोएम नली कोशिकाओं का भाग होता है, फ्लोएम का भाग होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चंस बस एक ही तरह के पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक जो कि संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो देखिए जाइलम का कार्य तो होता है जल का परिवहन करना, लेकिन जाइलम का कौन सा घटक जो है वो जल के परिवहन का कार्य नहीं करता। तो जाइलम तंतु इसमें भाग नहीं लेता। सी यहाँ पे करेक्ट होगा, सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बताइए कि खाली स्थान रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है।
मेस्मेटिक विकास, मेस्मेटिक, ऑप्शन डी मेस्मेटिक विकास। अगला प्रश्न कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है, दृढ़ बना के बनाता है। तो नारियल के छिलके जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, उसमें कौन सा ऊतक होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन बी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर बनेगा ऑप्शन हमारा जो कि सी, वाहिनिका और वाहिका, वाहिनिका और वाहिका, सी को टिक करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया कि जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कि वाहिनिका, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु और दारू मृदुतक। जाइलम जो है वो पेरेनकाइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व होता है, यानी जाइलम पेरेनकाइमा जो है वो जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व होता है, बाकी सभी के सभी मृत होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है, तो पुरानी जाइलम में, ठीक है, पुरानी जाइलम में, ऑप्शन ए। यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रख लीजिएगा का हार्टवुड, पुराने हार्टवुड, जाइलम जो कि हार्टवुड। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि किसी पादप में मोटी कोशिकाएं भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं, तो ये फ्लोएम में मिल सकती हैं, ऐसी जो कोशिकाएं होंगी वो फ्लोएम में मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग देख लेना इसका सही आंसर क्या बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है, तो जाइलम का घटक नहीं है कौन सा, तो सहचर कोशिकाएं जाइलम का घटक नहीं है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। दिए गए विकल्पों में से सहचर कोशिकाएं जाइलम का एक घटक नहीं है, शेष जाइलम के घटक हैं। जाइलम पादप संवहनी ऊतक है जो कि जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को पौधों के शेष हिस्सों तक पहुंचाता है, पादपों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, ठीक है। अगला प्रश्न कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं जो कि उत्तरदायी होती है, तो पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो अपशिष्ट उत्पादक पुराने जाइलम में राल और यानी कि रेजिन और गोंद के रूप में संचित होते हैं, कई बार आपने देख लिया तो सही है। प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो गलत है। प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट जो है वो स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, ये पॉइंट गलत है, ऐसा नहीं होता है। अपशिष्ट उत्पादक कोशिकाएं रिक्तिकाओं में संचित हो सकते हैं, बाकी देखिए सब सही है, लेकिन गलत यहाँ पे बी था। और ये गलत क्यों था, यहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथन में से प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पादक स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यह कथन गलत है, जबकि अन्य जो पादपों में उत्सर्जन के बारे में जो प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में सब कुछ सही था। तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, कथन के फॉर्मेट में इस तरह से पूछ करके कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, पशु उत्तक का प्रकार नहीं है, तो मेरिस्मेटिक जो उत्तक है वो पशु उत्तक का नहीं, जबकि ये पादप उत्तक का प्रकार है, तो ए को टिक कर सकते हैं, ये गलत होगा। अगला प्रश्न है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों तक जल का परिवहन करता है, तो जल का परिवहन कौन करता है, अब इसमें से आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चंस फिर से देखिए घुमा करके बस रिपीट किया गया, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जो एनटीपीसी में जो ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा गया था वही एनटीपीसी में पूछा गया था, क्वेश्चंस के लैंग्वेज बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो अगर आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से किसी तरह से भी क्वेश्चंस पूछे कर पाओगे। तो बस इस वीडियो यानी इस सीरीज़ का पर्पज़ यही है कि एक क्वेश्चंस को आप आराम से समझ सको, क्या पूछा जाता है उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ो। एक्सप्लेनेशन के पढ़ने के लिए मैंने पीडीएफ को अपने एप्लीकेशन पे डालना शुरू कर दिया, 3 पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुके हैं तीनों टॉपिक्स का, तो आप जाकर के वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मृदुत्तक और स्थूल उत्तक बताइए कि किस उत्तकों के प्रकार है, तो किस उत्तक के, सरल उत्तक के प्रकार है, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। देखिए जो स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना होता है उसे स्थायी सरल उत्तक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा,
जिसको मृद उत्तक कहते हैं, स्क्लेरन काइमा दृढ़ उत्तक कहा जाता है, और कॉलेन काइमा इसको स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है। यानी ये सभी जो होते हैं वो एक ही स्थायी उत्तक का एक ही प्रकार होता है, यानी एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न आता है कि पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखा गया ये गलत है कि जाइलम में सामग्री जो होते हैं वो दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होता है, ये पॉइंट गलत है। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया था, आपको हमारे नोट्स में ये चीज़ मेंशन किया गया था, फ्लोएम और जाइलम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया था। तो उसमें बताया था कि दोनों तरफ से नहीं होता है, मतलब जो स्थानांतरण होता है वो दोनों दिशाओं में नहीं होता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक कहते हैं। ये दोनों पौधे की में पाए जाने वाले संवहन उत्तक है। जाइलम जल व खनिजों के संवहन और फ्लोएम जो होता है भोजन के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। दोनों दिशाओं में नहीं होता, ये पॉइंट याद रखना है। अगला सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। संवहन पुल बनाते हैं तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म जो है वो संवहनी बंडल का गठन करता है। संवहनी बंडल का गठन करता है तो जाइलम और फ्लोएम, बी। नेक्स्ट वन है कि फ्लोएम खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर के बना होता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती है, सहकोशिका होता है, फ्लोएम तंतु होता है, लेकिन फ्लोएम वाहिका नहीं होता है। जबकि हमने देखा था कि जाइलम तंतु नहीं होता, जाइलम तंतु जो है जाइलम का भाग नहीं होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन फ्लोएम तंतु होता है, जाइलम तंतु नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है, फ्लोएम वाहिका इसका भाग नहीं होता है। इसमें यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि फ्लोएम पौधे में पाया जाने वाला संवहन उत्तक है, दूसरा संवहन उत्तक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है, यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। चालानी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं कहते हैं इसको, और सेकंड है कि आपका सखी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम मृतक और चौथा फ्लोएम तंतु। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। हमारे YouTube चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा पादप उत्तक करके, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करोगे कि पादप उत्तक के प्रकार बाई ऑनलाइन स्टडी जोन, तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि कॉलेन काइमा क्या होता है, स्क्लेरन काइमा क्या होता है, पेरेंट काइमा क्या होता है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। और उसके पूछने में जो भी प्रश्न थे वो भी हमने मेंशन किया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखना चाहो तो सर्च करके देख लीजिएगा। तो पौधों को कठोर और मजबूत जो बनाता है स्क्लेरन काइमा बनाता है, स्क्लेरन काइमा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा भी गया कि स्थूल कोण उत्तक, जिसको कोलेन काइमा के नाम से जानते हैं, कि कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी अंडाकार या बहुभुजी जीवित और रसधानी युक्त होती है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यानी स्थूल जो कोण उत्तक है जिसको कोलेन काइमा कहते हैं, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। मृद उत्तक जिसको पेरेंट काइमा कहते हैं, यह एक सरल स्थायी उत्तक है। इस उत्तक की कोशिकाओं में सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्म एवं केंद्रक पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है, यानी ऊपरी परत के रूप में संरक्षण करता है, रक्षा प्रदान करता है। जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएं यानी कैविटीज रहती हैं, जो मृदुत्तक के बीच में पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदुत्तक को वायुत्तक या फिर एरेन काइमा कहा जाता है। यानी एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो पौधे जलीय रूप में रहते हैं उनमें कौन सी उत्तक पाया जाता है, तो एरेन काइमा वायुत्तक। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, तो ऑप्शंस पे नज़र डालोगे तो सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण करना पौधों के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य होता है पौधों की शुष्कन यानी पादप शरीर से जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी एक स्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, उसका आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे विभेदन कहा जाता है, विभेदन। और ये देखिए पूछा गया था एएलपी टेक्नीशियन में। आगे बढ़ते हैं। ऊपर में क्लियरली मेंशन किया गया कि स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है।
लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है, यानी विभेदन के माध्यम से ही जीव के शरीर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ऊतकों की कोशिकाओं के कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, किस कारण से? यानी किस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा, कोलेनकाइमा। पौधों में लचीलापन जो होता है, लचीलापन का गुण इन्हीं के कारण होता है। कोलेन यानी कि कॉलेन मतलब कोमल से याद रखिए, ठीक है। पौधों में लचीलापन का जो गुण होता है वो इन्हीं कारण से होता है। स्थायी ऊतक, स्थूलकोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, लेकिन इनके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होती हैं, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से गेस कर सकते हो। ऊपर में देखो कि ये जो क्वेश्चंस था वो पूछा गया था ग्रुप डी 7, 12, 18 को, और वापस ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था 7, 9, 18 को। यानी आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते थे। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो आप आसानी से गेस कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, फिर से क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन बस घुमाया गया कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, मोटी होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वहीं से वापिस से आपका कोलेनकाइमा सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएँ खाली स्थान से कोनों पर मोटी हो जाती हैं, किस कारण से? तो क्या आपने देखा? सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन देखे थे ना, तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही आंसर बनेगा, सेलुलोज और पेक्टिन। तो क्वेश्चन फिर से आपका यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है कि कौन से ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो कोलेनकाइमा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है कि सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से खाली स्थान के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो भोजन में पौधों में भोजन के लिए, संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं सी ट्यूब और सहकोशिकाएं। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मोटी होती है। यानी किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति जो होती हैं, भित्तियाँ होती हैं, वो मोटी होती हैं? तो लिग्निन के कारण, लिग्निन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक होता है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति की जल परागमता को कम कर देता है। अगला प्रश्न वापिस से कह रहा है कि किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है? तो फिर से क्वेश्चन वही है आपका, लिग्निन के कारण, ठीक है, लिग्निन के कारण। अगर क्वेश्चन कोलेनकाइमा के बारे में पूछता कि कोलेनकाइमा की जो कोनों पर मोटी हो जाती है वो किस कारण, तो सेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण होता है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में ये जो चीज़ें होता है, मोटी हो जाती हैं, दीवार पर मोटी हो जाता है, तो ये लिग्निन के कारण होता है। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? कौन सा विकल्प जो है वो तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभेजोतक, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये एक प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक होता है। अगला प्रश्न कि खाली स्थान एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जो कि फ्लोएम और जाइलम जो होता है वो एक जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो सरल स्थायी ऊतक नहीं है, वो आंसर आपका बनेगा जाइलम। सरल स्थायी नहीं, ये जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, यानी सरल स्थायी ऊतक नहीं है, डी
क्वेश्चन बस घुमाया जाता है। अगर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, एक चीज़ आप समझ लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन गेस कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? क्वेश्चन बस देखिए घुमा फिरा करके एक ही चीज़ को बार बार पूछा जा रहा है, तो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और ये जो PDF है मैं आप लोगों को अपने एप्लीकेशन पर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आज एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से रिविजन्स में हेल्प करेगा। जाकर के आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 99 के साथ एप्लीकेशन पर जाइए, बिल्कुल भी देर नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।